हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बॉक्स ऑफ स्टोरीज। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। एकांश अपनी कार से टेंपल की तरफ जा रहा था और विंडो से बाहर देखते हुए वो ईशा का नाम धीरे से लेता है और उसे वो आंसुओं से भरी आंखें याद आती है जब उसने हवा में गोली चलाई थी। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है। अब इसे क्या हो गया, एकांश स्क्रीन पे देखकर बोलता है। फोन से गुस्से से आवाज आती है, मुझे सच बताओ, तुम भूल तो नहीं गए ना आज तुम्हारी शादी है। एकांश अपनी घड़ी देखता है और सोचता है बस एक ही घंटा तो लेट है वो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। एकांश उसे बोलता है, अब तुम ये मत बोलना कि तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो। तुम्हारी आंटी ने फोर्स किया है, उन्होंने कहा है एटलीस्ट एक इंसान तो उसके लिए होना चाहिए डियर एकांश। और एकांश कहता है, शट अप अभिराज। अभिराज एकांश का बेस्ट फ्रेंड है। एकांश इस बात से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कि उसकी शादी है, पर उसकी माँ की इच्छा तो पूरी करनी है उसे। जल्दी आ, सब वेट कर रहे हैं, दूल्हा खुद ही अपनी शादी में लेट है, अभिराज उसे टॉन्ट करते हुए कहता है। एकांश जैसे ही टेंपल पहुंचता है सार्थक उसके पास आता है। एकांश जल्दी करो, समय हो गया है, तैयार हो जाओ वरना। सार्थक अपनी बात पूरी भी नहीं करता है। एकांश इरिटेट होकर उससे कहता है, स्टॉप इट, बिलीव मी, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है ये ड्रामा ख़त्म करने में। चेंजिंग रूम कहाँ है। एकांश सार्थक को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। सार्थक को गिल्ट फील होता है एकांश को ऐसा देखकर, क्योंकि इसके बाद वो उसे और भी नफरत करेगा और वो इस हेट का आदी हो चुका है जिस दिन से उसकी वाइफ इस दुनिया से चली गई है। फाइनली तुम आ गए, अभिराज एकांश के पास जाकर कहता है। क्या तुम उससे मिले हो, अभिराज उसे टीज करते हुए कहता है। अब ये मत कहना कि तुमने उसे डराने की कोशिश की है, अभिराज उसे पूछता है। हाँ, मैंने ये किया ताकि उसे ये पता चल सके कि वो कहाँ आ रही है और फ्यूचर में उसे और क्या क्या झेलना है अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो। और अभिराज गुस्से में सोचता है कि अगर वो उसे अभी एक पंच मारे तो उसके चेहरे पर हैकी जैसा एक मार्क लगेगा और ग्रूम के फेस पे ये मार्क देखकर लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि इस रूम में तो बस वो दोनों ही हैं। क्या तुम उसे जानते हो, एकांश अभिराज से पूछता है। जिस पर अभिराज कहता है, हाँ, ये वही डॉक्टर है जिसने एक बार दादू का ऑपरेशन किया था। बाय द वे, उनकी स्कॉलरशिप हमारे हॉस्पिटल से ही दी गई है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी इंटर्न डॉक्टर थी। वो बहन की तरह है मेरे लिए और मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ अगर तूने उसे हार्म किया तो, अभिराज एकांश से कहता है। और अभिराज अपनी और ईशा की पहली मुलाकात को याद करता है। अभिराज को उसकी हेल्पिंग और केयरिंग नेचर बहुत ही अच्छी लगी। दोनों का बॉन्ड और भी बढ़ गया जब वो अभिराज के दादू की पर्सनल डॉक्टर बनकर 1 महीने तक थी। पर अभिराज कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी एंजल डॉक्टर की डेस्टिनी एकांश जैसे मॉन्स्टर से मिलेगी। एकांश अभिराज से कहता है, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ इस ड्रामे के लिए। अभिराज चेक करने के लिए बाहर जाता है। तुम तैयार हो, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं, अभिराज बाहर से अंदर आकर एकांश से कहते हैं। तभी एकांश उसे टीज करते हुए कहता है, और तुम्हें भी कोई ढूंढ रहा है, तुम अपना फ़ोन यहीं भूल गए थे और किसी रैम्बो नाम से तुम्हें कॉल आ रहा था। तो उस दिन सच में बारिश नहीं हुई थी ना, एकांश उसे कहता है और उस दिन को याद करता है जब उसे इस निकनेम के बारे में पता चला था। और अभिराज ये कहकर बात टाल देता है कि उस दिन बारिश हुआ था और रैम्बो निकला था। अभिराज फ़ोन उससे छीनकर कहता है, अपनी शादी पे ध्यान दो, सिवाय किसी के फ़ोन चेक करने के। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, एकांश पूछता है। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, अभिराज इरिटेड होकर कहता है। तब तो ये कथा आंटी के मतलब का बिजनेस है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से तुम्हारे लिए एक ब्राइड ढूंढ रही है। एकांश अपना फ़ोन निकालता है क्योंकि उसे पता है बात कैसे उगलवानी है अभिराज से। यस, वी आर डेटिंग, तो क्या, अभिराज एकांश से फ़ोन छीनते हुए कहता है। तो मैंने कब कहा कि मैं ये आंटी को नहीं बताऊंगा, एकांश दोबारा अभिराज से फ़ोन छीनते हुए कहता है। तो ठीक है, तो तू भी तैयार है अपनी होने वाली वाइफ का रिएक्शन देखने को, जब मैं उसे बताऊंगा कि कैसे उनकी 2 मुलाकात ने तुझ पर क्या असर किया है।
अभिराज उसे मुस्कुराते हुए कहता है और एकांश वहीं रुक जाता है। कैसे तू जब बनारस से लौटा था तब मुझे कॉल करता था जब भी तू ड्रंक होता था और कहता था कि वो ब्लैक आई तुझ पे कितना असर कर रही है, तुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है। हेल, अब तो मुझे जानना ही है उसका रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि कैसे उसका पति बच्चों की तरह रोता था बस एक रम की बोतल पीकर। एकांश उसे चौंक कर देखता है। उसे पता है कि वो कभी कभी पीकर बहक जाता है, पर बच्चों की तरह रोना, उसे खुद के इस बिहेवियर के बारे में आज ही पता चला। अभिराज धीरे से एकांश के पास जाकर कहता है, और मेरे पास तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। एकांश गुस्से से कहता है, तुम उसे बिल्कुल भी ये नहीं बताने वाले अभिराज, और यही बात तुम पे भी लागू होती है, द लॉर्ड ऑफ द डार्क रिलम। अभिराज एकांश की आंखों में देखकर कहता है और एकांश भी उसे गुस्से से देखता है। दोनों के इस घूरने वाला वॉर एक ब्यूटीफुल सच से अनजान था कि उन दोनों की लाइफ पार्टनर असल में एक दूसरे की सोल सिस्टर है, ईशा और आंसू। तभी सार्थक वहाँ आता है और जोर से बोलता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। अभिराज कहता है, कुछ नहीं अंकल, एकांश को हेल्प चाहिए थी, ये कैसे पहनते हैं पर मुझे भी नहीं पता। अभिराज एकांश के हाथ पे पकड़े हुए कपड़े को दिखाकर कहता है, वो आपसे कहेगा नहीं पर उसे आपकी ज़रूरत है। अभिराज को पता है इन दोनों बाप बेटों के बीच कितनी दूरी है और वो हमेशा इसे कम करने की कोशिश करता है, पर वो जितना ट्राई करते हैं वो दोनों उतना ही दूर होते जाते हैं। अभिराज धीरे से कमरे से बाहर जाता है और जाने से पहले दोनों को देखकर धीरे से बोलता है, काश आप यहाँ होती सानवी आंटी। सार्थक आगे बढ़कर कहता है, लेट मी हेल्प। आपको पता है ये हक किसका था मिस्टर अनावत, मेरी बुई का, एकांश कोल्ड टोन में बोलता है। सार्थक को पता है कि एज अ हस्बैंड एंड ब्रदर ही हैज़ फेल्ड। कब तक नाराज़ रहोगे एकांश? एकांश गुस्से से कहता है, नाराज? नफरत करता हूँ मैं आपसे। सार्थक इमोशनल होकर कहता है, उम्मीद है एक दिन तुम मुझे धैर्य से सुनोगे एकांश, मेरी तरफ की भी कहानी। एकांश उसे इग्नोर कर देता है। आपको जो भी करना हो वो करिए, पर उस इंसान को ढूंढिए जिसने उसे मारने की धमकी दी है, दिए गए समय से पहले, क्योंकि मुझे जरा से भी वक्त नहीं लगेगा उसे आपके सामने फेंकने में। जब वो शर्तें पूरी हो जाएगी उसके बाद वो मेरे साथ एक सेकंड के लिए भी उस डार्क रेलम में नहीं होगी। ये मेरी माँ की इच्छा थी उससे शादी करने की, तो तब तक ये शादी रहेगी, उसके बाद नहीं। सार्थक एकांश को वो टर्बन पहनाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे ले जाऊंगा उसकी सेफ्टी अश्योर होने के बाद। उसके बाद तुम्हें उसे देखना नहीं पड़ेगा। तब तक प्लीज़ उसके साथ अच्छे से पेश आना और उसे हर्ट मत करना, नहीं तो क्या फ़र्क रह जाएगा तुम में और मुझ में। और जैसे ही सार्थक कमरे से बाहर जाने वाला होता है, एकांश उससे कहता है, खुद को मुझसे कंपेयर मत करिए। आपने मेरी माँ से ज़बरदस्ती शादी की थी बिना उनके कंसेंट के। अपनी आवाज़ नीचे करो बच्चा, मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूँ। सार्थक उसे जोर से कहता है और रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ मेकअप आर्टिस्ट ईशा से कहती है, मैम आप बहुत सुंदर लग रही हो, जिस पर ईशा उससे थैंक यू कहती है और वो मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चली जाती है। ईशा खुद को आईने में देखती है और धीरे से कहती है, आई मिस यू आंसू। ईशा सुबह से ही बहुत सैड थी क्योंकि वो अपने सोल सिस्टर को बहुत मिस कर रही थी अपने शादी पर। तभी सार्थक वहाँ एक बॉक्स लेकर आता है। ईशा आप? ईशा तुरंत सार्थक के पास जाती है। प्यारी लग रही हो बेटा। ईशा उनके पैर छूती है और सार्थक उसके सर पर हाथ रखता है। सार्थक ईशा को बॉक्स देते हुए कहता है, वेल ये तुम्हारी सासू माँ को करनी चाहिए थी, पर जबकि वो हमारे साथ नहीं है तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से। ईशा बॉक्स में रखे सिल्वर पायल को देखती है। पर अंकल पहन लो बेटा, ये उनका आशीर्वाद है और उनकी इच्छा थी अपने एकांश की दुल्हन को ये गिफ्ट देने की। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल होगी। ईशा सार्थक के आंसू भरे आँख को देखकर कहती है। ब्यूटीफुल बहुत ही छोटा शब्द होगा उसे डिस्क्राइब करने के लिए कि मेरी सानवी क्या थी। काश मैं उनसे मिल पाती, पर ये अब नहीं हो सकता। तभी सार्थक नीचे बैठता है और ईशा तुरंत अपने पैर पीछे कर लेती है।
सार्थक ईशा से कहता है, तुम्हें पता है जब सानवी मुझे छोड़कर गई थी वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, एक बेबी गर्ल से। और उस वक्त मैंने ये मोमेंट अपनी बेटी के साथ सोचा था, पर किस्मत तो देखो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। ईशा को वो बात याद आती है जो उसके बाबा ने उसके ससुर जी की लाइफ के बारे में बताया था। पर अब तुम मेरे पास हो ईशा, वो सारे मोमेंट्स जीने के लिए। इसे यह सुनकर रोने लगती है। पर अंकल आप बड़े हैं मुझसे। सार्थक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी हमारे घर में कोई भी कैश या सोना आता है तब हम उसे लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। और ये रिचुअल हमारे घर की औरतें करती है, कोई भी आदमी ये नहीं करता। मैं भले तुमसे बड़ा हूँ पर तुम किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो हमारे घर पर, जो वहाँ खुशियाँ लाएगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि एकांश को तुम मिली। और सार्थक पायल ईशा के पैरों में पहना देता है और उम्मीद है कि तुम एकांश की ज़िंदगी में भी रोशनी लाओगी। अंकल आप जब चाहे मुझसे सानवी आंटी के बारे में बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर सुनूंगी। मुझे उनके बारे में और जानना है। सार्थक प्यार से उसका सर थपथपाता है। तभी संदीप वहाँ आता है। ईशा तुम तैयार हो? और जैसे ही वो ईशा को देखता है उसकी आंखें भर जाती है। ईशा उस शादी के जोड़े में दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, पर अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। रोने की हिम्मत भी मत करिएगा, वरना मुझे भी रोना पड़ेगा आपको कंपटीशन देने के लिए, ईशा भारी आवाज़ में संदीप से कहती है। और दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाकर रोने लगते हैं। संदीप रोते हुए कहता है, बेटियां इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो जाती है शिवजी। सार्थक उन दोनों के इस प्यारे रिश्ते को देखकर सोचता है कि ये कहना मुश्किल है कि वो उसका असली पिता नहीं है। सार्थक संदीप के कंधे पे हाथ रखता है और बाहर चला जाता है। बाबा, ईशा धीरे से सिसकते हुए अपने बाबा को देखती है और कहती है, समय पे खाना खा लीजिएगा और ज़्यादा रात तक जागिएगा नहीं, क्या पता कौन कौन सी आंटी आप पे टोटका कर दे। संदीप काला टीका लेकर आता है और ईशा के कान के पीछे लगाता है। काला टीका? आप बहुत सुंदर लग रही हो ईशा। हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल बेटी किसकी हो? संदीप मेहरा की, ईशा स्माइल करते हुए कहती है। मुझे पता है कि जो भी चल रहा है उससे तुम परेशान हो, पर एक बात याद रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कॉल करना मत भूलना। ये बात कभी मत भूलना कि बनारस आपका घर है और यहाँ आपके शिवजी और आपके बाबा हमेशा हैं। तभी झिलमिल रूप में आती है और ईशा को देखकर कहती है, हाय ईशा दी, आप कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल राजकुमारी। वेल वो सच में राजकुमारी है, संदीप प्राउडली कहता है। वैसे छोड़िए, आपको एक और आपके जैसे हैंडसम अंकल बुला रहे हैं, झिलमिल संदीप से कहती है। और संदीप ईशा को फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। झिलमिल एक्साइटेड होकर कहती है, ईशा दी, जीजू बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। ईशा नॉर्मल बिहेव करती है पर पूछ बैठती है, कैसे दिख रहे हैं? खुद देखकर मुझे भी वर्णन कर दीजिएगा, झिलमिल ईशा को टीस करते हुए कहती है और वहाँ से चली जाती है। मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? एक दिन तो वैसे भी शादी होनी ही थी। ईशा अपना फेस पल्लू से कवर करती है और पेविलियन की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वह एंट्री करती है उसकी पायल की आवाज़ सभी का अटेंशन उसकी तरफ करता है। ईशा खुद से कहती है, ईशा मत डर, अब तुझे उनके साथ अपनी सारी ज़िंदगी बितानी है। हे गंगा मैया संभाल लेना प्लीज़। और बहुत सारी हिम्मत के बाद वो धीरे से एकांश की तरफ देखती है और उसकी आंखें खुली रह जाती है। एकांश उस ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और ईशा शर्माते हुए कहती है, मैं तो चांद की बात कर रही थी, ये तो पूरा का पूरा आकाश गंगा ही निकल गया। इतना भी सुंदर नहीं होना था कि अगल बगल का सब भूलकर बस उन्हें ही देखती रहूं। और उधर एकांश भी उसे बस एक लगातार देखे ही जा रहा था। हे गंगा मैया, क्या पति परोसा है। नो वंडर कि उन्होंने कहा था कि मुझसे शादी करके कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्या मैं भागकर जाकर कुछ मिर्च ले आऊं उनकी नज़र उतारने के लिए?
नहीं नहीं नहीं, वरना सबको लगेगा कि मैं उन्हें देखकर भाग गई। संदीप ईसा को देखता है जो घबराई सी लग रही थी, पर एक लगातार एकांश को ही देखे जा रही थी और उधर एकांश भी उसे एक लगातार बिना पल के झपकाए देख रहा था। और ईसा फिर सोचती है, वेट, मैं उन्हें काला टीका तो लगा ही सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है ये। और ये सब सोचते सोचते वो कब एकांश के करीब पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। ब्रीथ एकांश, तुम्हारा फेस पूरी तरह से लाल हो चुका है, अविराज एकांश के कान में धीरे से बोलता है। एकांश, जो ईसा में पूरी तरह से खो चुका है, अपने होश में आता है। और हाँ, अपना हाथ अपने दिल से हटा, लोग देख रहे हैं, अविराज फिर से कहता है। और एकांश तुरंत अपने हाथ की तरफ देखता है जो सच में उसके दिल के पास रखा था। ईसा वहीं पे खड़ी थी। एकांश, उसे अपना हाथ दे, अविराज धीरे से कहता है। एकांश पूरी तरह से उसकी खूबसूरती में खो गया था। ईसा पहले भी सुंदर थी, पर आज उसे इस ड्रेस और मेकअप में देखकर एकांश को और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो खुद अपनी हेल्प कर सकती है, एकांश बहुत ही एरोगेंट तरीके से बोलता है और ईसा उसे देख रही थी। इधर अविराज और संदीप दोनों उसे देखते हैं। ईशा, अविराज अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है। ईशा, अविराज दोबारा कहता है, पर ईसा की आंखें एकांश को ही देख रही थी। लो, और मैं यह सोच रहा था कि ये शादी एक समझौता है। सच में? अविराज ईसा को देखकर कहता है, जो कि एकांश में खोई हुई थी। अविराज फिर से जोर से ईसा कहता है और ईसा अपने थॉट से बाहर आती है और शर्मा जाती है। थैंक यू अविराज भैया। ईसा अपना हाथ अविराज के हाथ में देती है और स्माइल करती है। ईसा का लहंगा बहुत ही भारी था और भारी की वजह से जैसे वो आगे बढ़ती है वो गिरने वाली होती है, क्योंकि उसने अविराज का हाथ टाइट से नहीं पकड़ा हुआ था। पर तभी एकांश उसे पकड़ लेता है और खुद की तरफ खींचता है और ईसा सीधा उसके चेस्ट पर जाके लैंड होती है। अगर मदद नहीं करना आता तो करता ही क्यों है? एकांश अविराज से गुस्से से कहता है। अविराज ने यह जानकर नहीं किया था, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ये सोचकर अविराज स्माइल करता है। सार्थक सर, हमारे पास अभी भी वक्त है इस मेस को रोकने के लिए, संदीप सार्थक को देखकर बोलता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक मेस है? संदीप सार्थक से कहता है। वो उसे अपना हाथ देने के लिए भी तैयार नहीं है हेल्प के लिए। आपको सच में लगता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा जब डेंजर उसके पास आएगी? वो उसकी सेफ्टी चुनेगा सबसे पहले और उसकी रक्षा करेगा एक पति के जैसा? संदीप हेल्पलेस होकर कहता है। मुझे नहीं पता, पर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मौत को भी गले लगा लेगा अगर उसकी सेफ्टी की बात आएगी तो। सार्थक एकांश की आंखों में देखता है जो उसे उसके यंगर सेल्फ की याद दिलाता है, पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कन्यादान के लिए आगे आइए, पंडित जी संदीप को बुलाता है। संदीप ईसा से कहता है, सब कुछ ठीक होगा, मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। और फिर एकांश से धीरे से कहता है, मेरी बेटी से दूर रहना। एकांश संदीप को घूर के देखता है और एकांश संदीप से कहता है, ऑफ कोर्स हाफ ससुर जी, पर अगर आपकी बेटी ये पॉसिबल होने देगी। पर ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए डिफ़िकल्ट है हाफ ससुर जी। एकांश मुस्कुराते हुए कहता है और संदीप एकांश की आंखों को देखता है जहां ईसा की रिफ्लेक्शन एकांश को एक लगातार देख रही थी। पंडित जी हल्के से हंसते हुए कहता है, अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करें। वो नोटिस करता है कि दोनों आपस में बिजी थे बात करने में, या यूँ कह ले कि आर्ग्यूमेंट में। एकांश फिर से कलश के पानी में देखता है और ईसा शर्म से अपनी नज़रें हटा लेती है और फिर दोबारा देखती है कि क्या एकांश उसे अब भी देख रहा है। पर हाँ, वो उसे देख रहा था। एकांश उसे घूरता है और ईसा इधर उधर देखने लगती है। एकांश ईसा के करीब जाता है और धीरे से उससे कहता है, लगता है जो मैंने कहा था वो सच हो रहा है स्वीटहार्ट, तुम्हें सच में अपनी आंखें मुझसे हटाना मुश्किल हो रहा है। एकांश थोड़ा सा और करीब जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और ईसा के फ्रेग्रेंस को महसूस करता है जो उसे काम महसूस कराती है। सो सॉरी, ईसा धीरे से कहती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है, जो एकांश का उसे स्वीटहार्ट कहने से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ये आपके लिए, झिलमिल फूलों की माला एकांश को देती है और जैसे ही उसकी बात खत्म होती है एकांश ईसा को माला पहना देता है और सब तालियां बजाने लगते हैं।
और ईसा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये अचानक से हो गया था। एकांश चुपचाप वहाँ अपना अकड़ू रूप में खड़ा हुआ था और ईसा उसे हैरान होकर देखती है। पता नहीं किस बात की जल्दी है इनको, ईसा सोचती है और आगे बढ़कर वेट करती है कि एकांश अपना सर झुकाएगा वरमाला के लिए। एकांश नीचे झुको, उसकी हाइट तो देखो। अभिराज ये कहने ही वाला था पर उसे याद आता है कि एक बार उसने अपनी रेम्बो को, जो उसकी पीए है, उसके हाइट पे कमेंट कर दिया था और जो कि उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया था। हालांकि वो उसकी रेम्बो है पर किसी फायरबॉल से कम नहीं है। और फिर अभिराज एकांश से कहता है, एकांश नीचे झुको, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें दिख रहा है ना। अभिराज उसे गुस्से से कहता है पर एकांश जैसा का तैसा वहीं खड़ा था। यू फोर्स मी फॉर दैट। और ये कहते ही अभिराज एकांश के घुटनों पे एक लात मारता है और एकांश अचानक से ईसा के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाता है। ईसा एकांश को शॉक होकर देखती है और फिर अभिराज को देखकर कहती है, थैंक यू भाई। और फिर वरमाला एकांश के गले में डाल देती है। एकांश अभिराज को घूर के देखता है और अभिराज उसे धीरे से कहता है, तुम जैसे उसकी खुशबू में खोए हुए थे थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है 6 महीने में ही नहीं लगेंगे तुम खुद अपने घुटनों पे आओगे बिना किसी के लात मारे, बल्कि बस मेरी बहन की एक झलक ही काफ़ी है। एकांश तुरंत गुस्सा हो जाता है और ईसा उसका गुस्सा देखकर पीछे हट जाती है। एकांश गुस्से से कहता है, ख़त्म करो ये सब जल्दी, और अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। ईशा भी थोड़ी दूर होकर उसके बगल में बैठ जाती है। शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती है और अब सिंदूरदान का वक्त था। माँ, मैं ये सब बस आपके लिए कर रहा हूँ। वो बस एक लड़की है जिसके साथ मैं एक घर पे रहूँगा, पर वो मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी, ना ही कोई और। एकांश ये सोचता है और ईसा के मांग में सिंदूर लगाता है। थोड़ा सा सिंदूर ईसा के नाक पे भी गिर जाता है और जैसे ही एकांश वो पोंछने वाला होता है, झिलमिल उससे कहती है, जीजू वेट, मत पोछिए, ये शगुन है। मेरी माँ कहती है जब सिंदूर पहनाते वक्त सिंदूर नाक पर गिर जाए, इसका मतलब है उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा। झिलमिल मुस्कुराते हुए कहती है। एकांश ईसा को देखता है और ईसा चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी बिना कुछ कहे। मुझे झूठी उम्मीद देना नहीं आता। और ये कहते ही एकांश ईसा के नाक पे गिरे हुए सिंदूर को पोंछ देता है। ईसा उसे शॉक होकर देखती है और उसकी आंखें भी भर आती है, पर एकांश उसे इग्नोर कर देता है और हवन की तरफ देखता है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी उसकी सेफ्टी के चक्कर में, संदीप सोचता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। इधर सार्थक सोचता है, तुम खुद अपने हाथों से अपनी शांति भंग कर रहे हो और तुम पछताओगे, मैं ये देख रहा हूँ। और अभिराज गुस्से से एकांश से कहता है, तुम मर नहीं जाओगे अगर थोड़े अच्छे से पेश आओगे तो। मुझे दिखावा करना नहीं आता जो मैं नहीं हूँ, एकांश अभिराज को रिप्लाई करता है। उसके बाद एकांश ईशा को मंगलसूत्र पहनाता है और पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ और फाइनली ड्रामा भी खत्म हुआ। एकांश सोचता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। ईसा उसे देखती है। जैसे ही वो जाने लगता है तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, बड़ों का आशीर्वाद लो और अभी तो महादेव के मंदिर भी जाना है। एकांश पंडित जी और बाकियों को देखकर कहता है, मैं नहीं झुक सकता किसी के सामने और ना ही कोई इस लायक है, कोई भी नहीं। और वो अपने कंधे पे रखे कपड़े को, जो कि ईसा के दुपट्टे से बंधी हुई थी, फेंक कर चला जाता है। ईसा तुरंत ही वो कपड़ा गिरने से पहले ही पकड़ लेती है, जो कि आग में गिरने वाली थी, और ईसा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो वो तुरंत ही पोंछ लेती है। इधर संदीप और सार्थक ये देखकर बहुत ही बुरा फील करते हैं। आई होप कि वो उसे कभी हर्ट ना करे, सार्थक कहता है, और संदीप गुस्से से मुड़ जाता है और अपने आंसू पोंछता है। रो मत ईसा, वो ये डिजर्व नहीं करता अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगा तुम्हारे साथ, अविराज कहता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। जी भाई, और ईसा खड़ी हो जाती है। काश तू यहाँ होती आशु, ईसा सोचती है, और तभी अविराज भी सोचता है कि काश वो उसकी रेम्बो यहाँ होती तो वो हेल्प करती ईसा को संभालने में।
ईसा और संदीप एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं क्योंकि अब वक्त था एक दूसरे से अलग होने का। और सार्थक जाने की तैयारी करता है। क्या जरूरत थी वहाँ से ऐसे आने की एकांश? अविराज एकांश को गुस्से से कहता है, जो पलंग पे बैठकर मोबाइल पे कुछ कर रहा था और एक हाथ से सिगरेट पी रहा था। मैंने पहले ही कहा था, वो बस एक लड़की है जो एक प्रॉमिस की वजह से मेरी ज़िंदगी में आई है और कोई रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ खड़ा होकर वो सब मेलोड्रामा देखूं। एकांश अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम इस दिन के लिए एक दिन पछताओगे। अविराज कहता है और रूम से बाहर निकल जाता है। तुमसे तो अच्छा ही हूँ, एकांश उसे पीछे से कहता है। कम ऑन, ये मेरी गलती नहीं है अगर वो इतना भी नहीं हैंडल कर पाई तो। एकांश खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जब से वो इस रूम में आया था। वो खुद को कन्वीनियंस कर रहा था, पर उसका दिमाग जानता है कि ये हार्ट सर्जन बहुत ही हानिकारक है उसके हार्ट के लिए। एकांश सोफे पे बैठता है और उसे ईसा की आंसू से भरी आंखें बार बार उसकी नज़रों के सामने दिखाई दे रही थी। वो इरिटेट होकर स्वीटहार्ट कहता है। एक अजीब सा कुछ उसके अंदर चल रहा था जो उसने कभी भी महसूस नहीं किया था आफ्टर उसकी माँ के जाने के बाद। शायद उदासी जो उसने ईसा के साथ किया उसके बाद, पर वो समझ नहीं पा रहा था इस बात को, या फिर वो ये समझना ही नहीं चाह रहा था। तो 5th चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू टू लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।